हेलो बच्चों, वेलकम हियर अगेन। और आज है पार्ट 4 सॉल्यूशन चैप्टर का। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो रहेंगे, फर्स्ट है रॉल्स लॉ, सेकंड रहेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और इसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में भी, कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये दोनों ही टॉपिक जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से समझना है। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखो, वेपर प्रेशर जो है हम वो पहले डिस्कस करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में, और फिर हम डिस्कस करेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मतलब कि हम वेपर प्रेशर जो है वो दो तरह के सॉल्यूशन में देखने वाले हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास है एक बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके पास दो कंपोनेंट है। ठीक है, दो कंपोनेंट है, ये समझ में आ रहा है हमें यहाँ से। अब जो कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू है वो हमने एक क्लोज्ड वेसल में लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ओपन वेसल में लेंगे ना तो क्या होगा कि जो वेपर्स वहां पे बनेंगे वो तो इवेपोरेट हो जाएंगे, है ना। तो हम उसका जो वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। को ध्यान रखना है कि हम कभी भी वेपर प्रेशर जब कैलकुलेट करते हैं तो हम ओपन वेसल में नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन में क्या होता है कि ये इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, बाहर चला जाएगा ओपन सराउंडिंग में। तो हमें क्या करना है, हमें क्लोज्ड वेसल लेना है। वहां पे हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब देखो, ये है आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर, इसमें कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू है, मतलब कि सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। ठीक है, और आपका वो क्या बन रहा है, एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है, जिसमें आपका जो सॉल्यूट है वो भी क्या है बेटा, वो भी लिक्विड है। और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, लिक्विड है। ठीक है, मतलब दोनों ही क्या है, आपके लिक्विड हैं। और दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है आपके, वो क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स। अब देखो, अगर आपके लिक्विड्स जो हैं वो वोलेटाइल होंगे तभी तो वो इवेपोरेट हो पाएंगे ना। वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब है ऐसे लिक्विड्स जो इवेपोरेट हो सके, वेपोरेट बोल दो, या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो सके, है ना, वेपर्स में कन्वर्ट हो सके। वेपोरेट तो नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे, ये तो एक स्पेसिफिक फिनोमिना है। अब वेपर्स बोलो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोल्यूशन यहाँ पे लिया हुआ है, इस सोल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होके रखे हैं वो दोनों ही क्या है, वोलेटाइल लिक्विड हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे जब ये वोलेटाइल लिक्विड जब वो वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको वेपर्स जो है वो ऐसे दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे वेपर्स हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्लोज्ड कंटेनर है तो ये बाहर नहीं जा पाते हैं। अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो है, जो सबसे ऊपर वेपर्स इकट्ठे हुए हैं वो कंडेंसेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाती है यहाँ पे, कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन सबको पता है ना क्या होती है। कंडेंसेशन का मतलब है कि जो वेपर है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होगा कि ये जो कंडेंसेशन यहाँ होगी वो फिर से क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपके पास सिर्फ ये वाला जो बीच का पोर्शन बचता है ना यहाँ पे, ये वाला जो बीच का पोर्शन बचेगा ना बेटा आपका यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो है इसमें आपके क्या होंगे, वेपर्स होंगे। ठीक है, तो जो प्रेशर है, ये जो वेपर्स हैं आपके, ये क्या करेंगे, ये प्रेशर डालेंगे कहाँ पे, लिक्विड सरफेस के ऊपर। ये क्या करेंगे, जो लिक्विड सरफेस है ना बेटा आपका यहाँ पे, इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। कि जो वेपर्स बने हैं वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं आपके लिक्विड सरफेस के ऊपर। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक साथ में एक और पॉइंट आप अंडरस्टैंड कर लो कि जो कंडेंसेशन हो रही है ना बेटा, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है और ये साथ में वेपर्स भी बन रहे हैं। जितने अमाउंट में आपकी कंडेंसेशन, जितने अमाउंट में आपके वेपर्स बन रहे हैं उतने ही अमाउंट में वो लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, वेपर्स, वेपर जो बन रहे हैं बेटा आपके, वो
किसके इक्विलिब्रियम में है? वो लिक्विड के इक्विलिब्रियम में है। जितने आपके वेपर बनेंगे उतने ही क्या हो जा रहे हैं, उतने ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो एक इक्विलिब्रियम आता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसको हम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसा इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे अटेन हो रहा है बिटवीन वेपर और लिक्विड फेज में। लिक्विड वेपर्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट, जितने अमाउंट में वेपर्स बनेंगे उतने अमाउंट में लिक्विड भी आपका वापस आ जाएगा। तो दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब देखो, द प्रेशर exerted by the vapor over liquid surface where there exists an equilibrium between vapor and liquid at a particular temperature, एक टेम्परेचर पे, that is called as vapor pressure। तो जैसे अभी हमने पीछे अंडरस्टैंड किया ना, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो रही है कि इसमें क्या बोला जा रहा है। pressure exerted by the vapor over liquid surface where there exists an equilibrium, एक equilibrium attain हो रहा है किसके बीच में, between vapor and liquid at a particular temperature। आपने टेम्परेचर जो है वो सेट करके रखा है, ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे वेपर्स भी इंक्रीज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में बनेंगे। ज्यादा अमाउंट में वेपर बनेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपका प्रेशर जो है, वेपर जो है वो कम अमाउंट में बनेंगे और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ये। आपको यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एक सेट टेम्परेचर लेना पड़ेगा। ठीक है जी, ये वही जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि जितने अमाउंट में आपके वेपर्स बनेंगे उतने ही अमाउंट में वो लिक्विड में भी कन्वर्ट होंगे और यहाँ पे बन जाएगा आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। और एक और पॉइंट आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या बनेगा आपका, वो बनेगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलिए, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर्स की। जैसे कि वेपर प्रेशर तो बन रहे हैं, लेकिन हमने वहां पे दो कंपोनेंट लिए थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो इंडिविजुअली अपना अपना प्रेशर वहां पे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो अलग है, सॉल्वेंट जो है वो अलग है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूट वहां पे, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो वहां पे जो वेपर्स, वेपर में कन्वर्ट होके प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, उसको हम बोल देते हैं P1। और जो सॉल्वेंट था उसका जो प्रेशर वहां पे क्रिएट हो रहा था, उसके पार्टिकल्स का जो प्रेशर वहां क्रिएट हो रहा था, उसको हम बोलते हैं P2। अब अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी P total इज इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पार्शियल का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल प्रेशर आप ले रहे हैं उसका, सॉल्यूट का अलग से ले रहे हैं और सॉल्वेंट का अलग से ले रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा हम, क्योंकि देखो जरूरी तो नहीं है ना कि आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोनों ही वोलेटाइल हों। इट इज नॉट नेसेसरी, हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक आपका नॉन वोलेटाइल हो सकता है कि सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल हो किसी केस में, है ना। हो सकता है कि सॉल्यूट आपका क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो किसी केस में, या फिर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल हो। तो उस केस में क्या हो जाता है बेटा, उस केस में ये होगा कि आपका ऑटोमेटिकली जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो वो नॉन वोलेटाइल है नेचर में, तो वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करें, इंडिविजुअल प्रेशर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वोलेटाइल है, यहाँ पे तो क्या है, वोलेटाइल है ना। तो उस केस में तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि टोटल ले लिया उसका, दैट इज P total इज इक्वल टू P1 प्लस P2। और ये हमने 11th क्लास में भी थोड़ा स्टडी किया है, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत तो। नाम है उसका डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जहां पे हम क्या करते थे, टोटल प्रेशर जो है वो, उसको क्या करते थे, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर कर लेते थे। तो ये नोट करिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपका रॉल्स लॉ अब क्या कहता है। रॉल्स लॉ क्या कह रहा है बेटा? रॉल्स लॉ ये कह रहा है कि आपका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा ईच कंपोनेंट का, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंडिविजुअल इन द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन के। क्योंकि सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये सारी क्या किसमें आप ले सकते हो? कंसंट्रेशन की टर्म में ले सकते हैं ना। सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है आपके सॉल्यूशन में, कितना आपका वहां पे वेपर प्रेशर बन रहा है, तो हम उसको कंसंट्रेशन की टर्म में जब लेंगे तो हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ? मैं ये बोल सकती हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास P1 जो है वो सॉल्वेंट कंपोनेंट नंबर 1 या सोल्यूट का प्रेशर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 भी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, ठीक है। अब मैं यहां से मान लो कि यहां से मैं जो इनवर्स का सिंबल है इसको रिमूव करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा बेटा आपके पास P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2, ठीक है। ये P1 नॉट और P2 नॉट क्या है? ये आपके प्योर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर हैं, ठीक है। प्योर के, प्योर का मतलब कि वो सॉल्यूशन में से नहीं ले रहे हैं आप, प्योर इंडिविजुअल जो ले रहे थे ना, प्योर, प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट, उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही चीज आपको बताई गई है कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure of one component is equal directly proportional to mole fraction of one component. Similarly this one, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? ये P1 नॉट एंड P2 नॉट आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे। अब इस केस में अगर मैं ये बोलूं, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि आपके पास जो P टोटल है, जो P टोटल है वो किसके इक्वल है? वो है P1 प्लस P2 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे P1 और P2 क्या है बेटे? यहाँ पे आपके पास जो P1 और P2 है ना, आप यहाँ पे पुट कर दो। हमने क्या कहा? P1 क्या है आपके पास? P1 है आपके पास P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2, ठीक है। तो आपके पास इस केस में जो प्रेशर बनता है, टोटल प्रेशर बन जा रहा है, वो क्या बन जा रहा है? ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और ये ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं अभी हम, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। अब देखो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो यहां से देखो, हमने यहाँ पे क्या लिया है? इस साइड को हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, और इस डायरेक्शन में हम क्या ले रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। इस डायरेक्शन में मोल फ्रैक्शन है और इस डायरेक्शन में क्या है बेटा? आपका वेपर प्रेशर है। अब देखो वेपर प्रेशर, जब मान लीजिए कि आपके पास जो, अगर हम कंपोनेंट नंबर 1 की बात करते हैं तो उस केस में आपका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट 1 का, अगर कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन 1 है तो उस केस में कंपोनेंट 2 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास अगर x1 इज इक्वल टू 1 है, मतलब मोल फ्रैक्शन 1 है, तो ऑब्वियसली आपका जो वेपर प्रेशर रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट वाले का, तो वो क्या हो जाएगा? P1 नॉट, जिसको हम आप यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी ले लो, मतलब इंक्रीज कर रहा है वो, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, और ये है आपका मोल फ्रैक्शन इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि अगर मैं कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पे 1 लेती हूँ, ऑटोमेटिकली जो x2 होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं x1 की बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मोल फ्रैक्शन के, तो उस केस में आपका जो प्रेशर है वो ऑब्वियसली क्या होगा? हाई रहेगा। तो मान लो यहाँ पे क्या है आपका? P1 नॉट है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस साइड को अगर सेम डायरेक्शन में लूं तो यहाँ पे भी क्या है? आपका वेपर प्रेशर ही है, और इस पॉइंट पे आपका अब जो x2 था वो क्या है? आपका x2 यहाँ पे 1 हो गया, x1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x2 आपका क्या है? 1 है, तो इस केस में आपका जो प्रेशर होगा P2 नॉट, वो यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, एक लीनियर लाइन बनेगी आपकी। ठीक है। और अगर मुझे पी टोटल निकालना है, पी टोटल निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, पी टोटल के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो कि पी टोटल क्या है। अब ये तो आपका बन गया पी टोटल, पी वन इज इक्वल टू, सॉरी, पी टोटल इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, ये वाली लाइन। तो जो डॉटेड लाइंस हैं इस केस में आपका ये बन जाएगा पी वन, ये वाली डॉट लाइन बनेगा पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट एक्स वन। ठीक है। और ये जो इस साइड वाली, जैसे ये है यहाँ पे देखो, जो इस साइड वाली बनी है ये वाली, ये बन जाएगी आपकी पी टू इज इक्वल टू पी टू नॉट एक्स टू। तो ये क्या है, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेपर प्रेशर की वर्सेस मोल फ्रैक्शन की। तो बेटा यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ में, ग्राफ के बेसिस पे। और ये जो ग्राफ है, ये जो लॉ है आपका, वो एग्जाम मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, बट जैसे अगर आप नीट की या जेईई मेन की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी ये जो लॉ है ये जरूरी है, वहां पर भी क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ से। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमने अभी जो डिस्कस किया वो किया सॉलिड लिक्विड इन लिक्विड का। अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड का वेपर प्रेशर। ठीक है। अब देखो, जो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है ऑब्वियसली वो तो सेम रहेगी, कि जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड ऑफ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंस बेटा ये होगा कि यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूट है वो क्या है, वो बन चुका है अब सॉलिड। ठीक है। वो क्या बन चुका है आपका, सॉलिड बन चुका है। तो बेटा आप देखो, जरूरी तो नहीं है, कि मैंने पहले भी कहा था कि आपके जो कंपोनेंट्स है वो नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब है जो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो सके। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो इस लाइन को देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है, किस तरह का सॉलिड, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है। तो उस केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही होगा। ये बोल रहे हैं यहाँ पे ये। अब देखो, आपके पास यहाँ पर था सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर। ठीक है, दोनों का क्या है बेटा, ये मिक्सचर है। अब मान लो कि आपके पास जो है ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, पर ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये तो नॉन वोलेटाइल हैं। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वेपर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं वो क्या होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे बेटा, सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स होंगे जो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। तो जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स का होगा, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का ही प्रेशर क्रिएट होगा। और उस केस में आपका जो वेपर प्रेशर है वो कम अमाउंट में बनेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन तो टोटल है जिसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, बट क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही वहां पे वेपर बना रहे हैं। इन केसेस में क्या होता है बेटा, आपका वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, इन सोल्यूशन सम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन। ऑब्वियसली यहाँ पे बीच में ये प्रेजेंट है। ठीक है, इस सरफेस को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। Therefore, the fraction of the surface covered by the solvent molecules get reduced। अब उस केस में क्या होगी, जो सॉल्वेंट के जो ऑक्यूपाई करने वाले पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। और इस केस में आपका वेपर प्रेशर भी कम अमाउंट में बनेगा। बच्चे आज की क्लास जो है वो यहीं तक है। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। तो प्लीज कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर नेक्स्ट वीडियो।